सभी को नमस्कार। हिंदी अध्यापकों को, प्रधान अध्यापकों को आज के विशेष कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में पिछले वर्ष से आगामी जो आप प्रयास कर रहे हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, इस पुस्तक को लेकर, विशेषकर द्वितीय भाषा को लेकर आपने मेहनत की है अध्यापक के रूप में, और छात्रों ने भी काफ़ी मेहनत की है। अब परीक्षा का समय आ चुका है। हर किसी के मन में यही है कि अच्छे से अच्छे अंक मिलें और GPA 10 का स्कोर प्राप्त करें। अध्यापक भी यही चाहते हैं कि हिंदी में हमारे छात्र को कभी कोई कमी ना हो, वह हिंदी में विशेष रूप से 100% अंक प्राप्त कर सकें। इसी जिज्ञासा को लेकर कुछ विशेष सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो SCERT की ओर से T-SAT के माध्यम से आपके सम्मुख रखी जाती हैं। अब कई अध्यापक ये जानते हैं कि ये सूचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इन सूचनाओं के माध्यम से सारे संदेहों की निवृत्ति भी होती है। SCERT की हिंदी टीम जो बनी हुई है बड़ी ही सशक्त है। इससे जो भी प्रयास किया जाता है अध्यापकों को भी सशक्त बनाने के लिए और छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए भरपूर प्रयास अग्रसर रहते हैं। मित्रों, प्रतिवर्ष हम ये कार्यक्रम में भाग लेते ही हैं, चर्चा करते ही हैं और विचारों का विनिमय भी करते ही हैं। फिर भी ये कार्यक्रम विशेष है, क्योंकि एक विशेष सूचना सबके सामने ये आई है कि जो 2 पेपर थे उसे 1 पेपर कर दिया गया है। इस परिवर्तन में केवल विशेष रूप से वह प्रथम भाषा हिंदी में देख सकते हैं, द्वितीय भाषा में उतना जो हम समझेंगे उतना परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आप सब इच्छुक हैं कि ये विशेष परिवर्तन क्या है और ये सूचनाएं क्या हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त करके हम अपनी तैयारी को और भी सशक्त बना सकें, भरपूर अंक प्राप्त कर सकें, छात्रों का भाषागत सर्वांगीण विकास कर सकें। इसी ध्येय को लेकर तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रीमती किरण जी और सभी को नमस्कार। हाँ, श्रीमती कविता जी, सभी को नमस्कार, और ऋतु जी यहाँ उपस्थित हुई हैं। इन सभी को नमस्कार। अब द्वितीय भाषा हिंदी जो पाठ्य पुस्तक है, आप ध्यान से देखिए, सुगंध जी, तो सुगंध भाग 2 पाठ्य पुस्तक की से जो तैयारी आपने की है और करवाई है, इससे जो परीक्षा ली जा रही है, इसके विषय में श्रीमती कविता जी आपके सामने विषय प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। जैसे सर ने अभी बताया कि हम अध्यापक प्रयास कर रहे हैं निरंतर, और बच्चे भी, छात्र भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं 10वीं कक्षा के लिए, तो इसके साथ ही मुझे वह पंक्ति याद आ गई कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चों और मेरे साथी अध्यापकगण, हम सभी ने काफ़ी प्रयास किया है, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। कामयाबी के लिए हमें यह भी ज़रूरी है कि हम जो प्रश्न पत्र है उसकी अच्छे से जानकारी ले लें, ताकि हम ठीक से योजना बना सकें। तो आइए अब हम पहले प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह है हमारी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक। आइए पहले हम प्रश्न पत्र का किस तरह प्रश्न पत्र बनाया गया है वह देखेंगे। प्रश्न पत्र कुल 80 अंक के लिए हैं। इसमें से पार्ट ए 60 अंकों के लिए और पार्ट बी 20 अंकों के लिए हैं। पार्ट ए के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और पार्ट बी के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस तरह से कुल
80 अंक के प्रश्न पत्र के लिए हमारे पास 3 घंटे का समय है। पार्ट ए में हम हमारे जो शैक्षिक मापदंड है उसके आधार पर ही प्रश्न पत्र बना है। अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता के संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। और पार्ट बी में शब्द भंडार और व्याकरण अंश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत पठित पद्यांश, अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश दिए जाएंगे। पठित गद्यांश हमारे उपवाचक पाठ से दिए जाएंगे। पाठ्य पुस्तक में कुल 4 उपवाचक पाठ हैं, इन्हीं में से यह पठित गद्यांश आएगा। और अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तक के बाहर से दिया जाएगा। और पठित पद्यांश भी पाठ्य पुस्तक की कविताओं में से ही दिया जाएगा। इनमें से कुल नई कविताएं 3 हैं, बरसते बादल, माँ मुझे आने दे और कण कण का अधिकारी। इन 3 कविताओं में से ही पठित पद्यांश का पद्यांश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वरचना के प्रश्न रहेंगे जो भाग 2 में रहेंगे, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंतर्गत। इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे और साथ ही सृजनात्मक अभिव्यक्ति अर्थात विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रश्न भी इसी में पूछे जाएंगे। और पार्ट बी के अंतर्गत 10 प्रश्न शब्द भंडार से संबंधित रहेंगे और 10 प्रश्न व्याकरण अंश से संबंधित रहेंगे। पार्ट बी के सभी पूरे 20 प्रश्न मल्टीपल चॉइस रहेंगे। आइए अब एक बार हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। यह है ब्लूप्रिंट। इसमें सबसे पहले है एसे टाइप प्रश्न। एसे टाइप प्रश्न कुल 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित है, अर्थात 3 प्रश्न के लिए 24 अंक। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस 4 दिए जाएंगे, यानी लघु प्रश्न। इसके लिए 4 अंक निर्धारित है, यानी ये कुल 16 अंक के लिए रहेगा। इसके साथ ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और पठित पद्यांश के लिए, ये कुल 15 प्रश्न हैं। इसमें से पठित पद्यांश 5 अंक का होगा, यानी 5 प्रश्न 1-1 अंक के 5 अंक के लिए। लेकिन अपठित गद्यांश 10 अंक का होगा, यानी वहाँ पर प्रश्न तो 5 दिए जाएंगे किंतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रहेंगे। और पठित पद्यांश, इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे किंतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। इस तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 15 प्रश्न हैं और ये 20 अंकों के लिए रहेंगे। पार्ट बी में जैसे कि मैंने अभी बताया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी पूरे पेपर में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 10 शब्द भंडार से संबंधित और 10 व्याकरण अंश से संबंधित। चलिए एक बार हम पेपर भी देख लेंगे, एक मॉडल पेपर। ये है आपका मॉडल पेपर। देखिए इस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आप एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को, सूचनाओं को जरूर पढ़िए। इससे आगे है ये प्रश्न पत्र। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 1 में आपको अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये गद्यांश कौन सा रहेगा? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये उपवाचक पाठ से रहेंगे। 4 उपवाचक पाठ हैं, उन्हीं में से ये गद्यांश दिया जाएगा और इसमें ऐसे 5 प्रश्न रहेंगे। इसके अतिरिक्त ये है अपठित गद्यांश, इसके लिए भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको प्रत्येक प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़कर इस गद्यांश में उसका उत्तर चुनकर लिखना होगा। बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है बच्चों। कभी न लिखा हुआ रहता है, आप उसको मिस कर जाते हैं तो आपका उत्तर गलत चला जाता है।
तो दिखने में आपको बहुत आसानी रहेगा और आसानी होता भी है ये, लेकिन बस यह ज़रूरी है कि इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर किया जाए, यानी कंसंट्रेशन का बहुत ही महत्व है आपका यहाँ पर। इसके आगे ये देखिए स्वरचना से संबंधित प्रश्न है। ये है हमारा पद्यांश, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली 3 कविताएं जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में बरसते बादल, माँ मुझे आने दे और कण कण का अधिकारी, इन 3 कविताओं में से ही ये अपठित पद्यांश दिया जाता है और इसमें 4 लाइन या 8 पंक्तियां दी जाती है और इसके अंतर्गत नीचे 5 प्रश्न दिए जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर इन पंक्तियों में से ही चुनकर लिखने हैं। कभी कभी बच्चे कुछ आसान सा प्रश्न रहता है तो उसका उत्तर अपने मन से लिख देते हैं, जबकि उस पंक्ति में ऊपर दिए गए पद्यांश में उसका उत्तर कुछ अलग होता है। तो इस तरह की गलती मत कीजिए बच्चों। नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर ध्यानपूर्वक ऊपर दी गई पंक्तियों में से ही चुनकर लिखिए। आगे चलते हैं हम। ये देखिए लघु प्रश्न। कितने लघु प्रश्न बताए थे बच्चों मैंने? 4। जी हाँ, 4 लघु प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें से एक प्रश्न कंपलसरी अनिवार्य रूप से कवि या लेखक परिचय से संबंधित होगा। 4 लघु प्रश्नों में से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से कवि या लेखक परिचय से संबंधित होगा और कुल मिलाकर 2 प्रश्न गद्य भाग से और 2 प्रश्न पद्य भाग से रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न पद्य भाग से दिए जाएंगे। 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना रहेगा और इसके लिए 8 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार 2 प्रश्न गद्य भाग से दिए जाएंगे। इनमें से भी कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा और इसके लिए भी 8 अंक निर्धारित है। साथ ही नीचे स्वरचना अर्थात विधाओं से संबंधित 2 प्रश्न दिए जाएंगे और इसमें से भी आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। अर्थात एस्से टाइप जो क्वेश्चंस है उसमें आंतरिक विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न में से 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में कोई भी बदलाव नहीं आया है। पहले जैसा था 10 प्रश्न शब्द भंडार से संबंधित और 10 प्रश्न व्याकरण अंश से संबंधित ही होंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पूरा प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसका सही विकल्प चयन करने के पश्चात ही कोष्ठक में सही उत्तर का A, B, C या D लिखेंगे। कई बार बच्चे 2 उत्तर लिख देते हैं या उसको कट करके लिखते हैं, तो इस तरह के उत्तर मान्य नहीं होते हैं। तो आप पहले ध्यानपूर्वक सोच लीजिए कि कौन सा सही उत्तर है और उसके बाद ही वहाँ पर कोष्ठक में उसका सही लेटर A, B, C या D आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र। जी कविता जी धन्यवाद। आपने बड़े सुंदर ढंग से छात्रों को बताया है, अध्यापकों ने भी इसे देखा है। यदि आप एक 10वीं कक्षा की छात्रा हो, हाँ, यदि आप एक 10वीं कक्षा की छात्रा हो और हिंदी परीक्षा लिख रही हो और वो तैयारी कर रही हैं, तो विशेषकर आप अपनी तैयारी में किन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे? जी सर, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब पूरा विश्वास मन में है, तो मन में पूरा विश्वास कब होता है? जब हम अच्छे से पूरी तैयारी करते हैं, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहता है, हम उस लक्ष्य के रास्ते पर सही जा रहे होते हैं, तभी हम सफल हो पाते हैं। तो सर ने जैसे कहा कि पूरी तैयारी, तो पहले तो मैं प्रश्न पत्र ध्यान से देखूंगी, चाहे वो एक अध्यापक हो या मैं छात्रा हूँ। मैं प्रश्न पत्र को ध्यान से देखूंगी, उसमें किस तरह के प्रश्न कौन कौन से पार्ट से दिए जा रहे हैं, उन बातों को ध्यान रखूंगी और अपनी योजना बनाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर 3
जो कविताएं हैं उन्हीं में से यह पद्यांश दिया जा रहा है जो 5 अंक के लिए हैं। तो मैं इन 3 कविताओं को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लूंगी, इसके हर एक शब्द का अर्थ समझ लूंगी, इसमें प्रश्न अपने आप से बनाकर उसका उत्तर लिखूंगी ताकि कोई भी एक अंक यहाँ पर मिस न हो पाए। और साथ ही प्रत्येक पाठ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सीसी मेथड में है प्रश्न, हमारा जो प्रश्न पत्र है। तो अगर पूरे तरह से मैं पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ूंगी, पाठ का जो उद्देश्य है, पाठ के हर एक शब्द का जो अर्थ है, यानी वहाँ पर लेखक ने किस तरह से किस उद्देश्य से उस शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पाठ का अच्छे से अर्थ ग्रहण करके अपने विचार भी उसके साथ जोड़कर जब मैं उसकी तैयारी करूँगी तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं है जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाती हूँ। जी, अभी विशेषकर छात्रों का ये संदेह होता है कि प्रश्न पत्र 100 अंकों के लिए है। जी हाँ, 100 अंक किन भागों में विभाजित होते हैं मुख्य रूप से, वो बताइए पहले। हाँ, जी सर, वैसे हमें जो मेमो मिलता है वो 100 अंक के लिए मिलता है, किंतु 20 अंक जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास कक्षा में, पाठशाला में, FA1, FA2, FA3 और FA4। इन 4 परीक्षाओं के पूरे एवरेज निकालकर 20 अंक उसमें से हमारे SSC के अंक में जोड़ दिए जाते हैं और प्रश्न पत्र 80 अंक के लिए ही होता है, जिसमें से 20 अंक फिर से मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के लिए है। यदि उसकी तैयारी भी हम अच्छी तरह से करें तो 1 अंक भी कहीं भी उसमें मिस नहीं हो सकता है। और 60 अंक पार्ट ए के लिए है। तो प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक है और 20 अंक हमें हमारी पाठशाला में जो हमने फॉर्मेटिव एग्जाम्स लिखे हैं उससे हमको प्राप्त होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 100 अंक हमें मिलेंगे। तो विशेषकर पाठशाला में तो 20 अंक छात्र प्रयास करेंगे, पा लेंगे। जी सर। पार्ट बी में 20 अंक प्राप्त करने के लिए शब्द भंडार और व्याकरणांश, ओके, इन पे ध्यान देना होगा। ये शब्द भंडार और व्याकरणांश पाठ्य पुस्तक के विषय से, पाठों से ही जुड़े रहेंगे। और इसके पश्चात यदि आप 60 अंक पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका विभाजन आप कैसे कर लेंगे? अर्थग्रह्यता प्रतिक्रिया के लिए, स्वरचना के लिए आप अपने शब्दों में बताएं। जी सर। तो 60 अंक पार्ट ए के हैं। इसमें सबसे पहला सेक्शन है अर्थग्रह्यता प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है पठित गद्यांश। जैसे कि मैंने इसे पहले भी बताया है, ये 4 ही उपवाचक पाठ है, इसी में से ये अपठित गद्यांश आता है। यदि इन उपवाचक पाठों को हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इससे संबंधित जो भी हमारी शंकाएं हमारे अध्यापक गण से पूछकर हम उनका निवारण कर लेंगे, प्रत्येक अंश को ठीक से समझ लेंगे, तो ये 5 अंक पक्के हैं। इसके अगर हम इस पठित गद्यांश यानी उपवाचक पाठ को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर सही से आसानी से लिख सक रहे हैं, तो फिर अपठित गद्यांश के भी हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएंगे, जिसके लिए 10 अंक है। क्योंकि वो अपठित गद्यांश है जिसे पढ़कर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें, इसीलिए उसके 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और पठित पद्यांश के लिए 5 अंक। तो ये कुल मिलाकर 20 अंक तो हमें अर्थग्रह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाएंगे। शेष 40 अंक है जो स्वरचना से संबंधित है। इसमें भी एक प्रश्न है कवि परिचय या लेखक परिचय से संबंधित। जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते हैं वैसे साथ में कवि परिचय और लेखक परिचय भी पढ़ते हैं, तो हमें उनकी भी जानकारी पूरा साल पढ़ने के बाद प्रत्येक कवि प्रत्येक लेखक के परिचय की जानकारी रहती है। तो ये 4 अंक भी हमें मिल जाएंगे। साथ में 3 और प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कुल 2 गद्य भाग से हैं और 2 पद्य भाग से हैं। तो वहाँ पर भी जिस तरह का भी प्रश्न हो, यदि हमने पाठ सही पढ़ा है, पढ़कर पूरा से अच्छे से समझ लिया है, तो कोई भी प्रश्न का उत्तर हम वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ईदगाह पाठ है, यदि हम हामिद के बारे में कुछ प्रश्न पूछें या हामिद के दोस्तों के बारे में कुछ प्रश्न पूछें या हामिद की दादी के बारे में पूछें, हामिद के जीवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछें, हामिद के स्वभाव के बारे में कुछ पूछें, तो इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछने पर पाठ की तैयारी इस तरह की करनी है
कि किस तरह का भी प्रश्न हमसे पूछा जाए, हम उसके जवाब के लिए तैयार रहेंगे। yes. तो हमने अभी देखा है यहाँ पर विशेषकर मित्रों, बच्चों को हम 100 के 100 अंक प्रदान करने के लिए, उनको जीपीए 10 पॉइंट्स दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। इस प्रयास में इन बिंदुओं पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंक 100 मार्क्स के जो थे, इसके जो 100 अंक, तो इसको आपने 20 अंक आकलन, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आपने दिया है। शेष जो 80 अंक बचे थे, 80 के लिए अब ये वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब इन 80 अंकों को प्राप्त करने के लिए आप उन्हें प्रदान करवाने के लिए इसका विभाजन करके देखेंगे। तो एक पहला विभाजन होगा 60 अंक पार्ट ए के लिए और 20 अंक पार्ट बी के लिए। अब छात्र ये 80 अंक प्राप्त कर सकें, प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहले आप ध्यान देंगे 60 अंकों पर। अर्थग्रह्यता प्रतिक्रिया, आपके सामने पठित गद्य है, अपठित गद्य है। पठित अपठित, ये यदि यह पठन कौशल का विकास करते हैं, इनके अभ्यास करते हैं और इन प्रश्नों को समझते हैं। विशेषकर छात्रों को यहाँ पे एक छोटी सी कठिनाई क्या होती है, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, किस तरह प्रश्नवाचक शब्दों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई कभी कभी महसूस करने लगते हैं। हम अध्यापक के रूप में जो प्रश्नवाचक शब्द है, लगभग सभी का अक्षर से ही आरंभ हो रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे तेलुगु में भी हम देखते हैं एवरु, एमिटी, एदी, इंदुकु, ए से आरंभ हो रहे हैं। अंग्रेजी में देखते हैं तो डब्ल्यू अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं, वाट, वेर, वाई। हिंदी में देखेंगे तो का से आरंभ हो रहे हैं। तो विशेषकर बच्चों को, परीक्षार्थियों को, छात्रों को आप प्रश्नवाचक शब्दों में एक निपुणता प्राप्त करवाने के लिए क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, किस तरह ये प्रश्नवाचक शब्दों का अभ्यास करवाएं तो कुछ सहयोग होगा ये अर्थग्रह्यता प्रतिक्रिया के भरपूर अंक प्राप्त करने में। और दूसरा, यहां पे जो गद्यांश जो दिया जाता है वह सरल वाक्य के अलावा संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्यों का भी भरपूर प्रयोग किया जाता है। तो यहां समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए, जैसे कविता मैडम ने आपको अभी बताया है। और, तथा, लेकिन, परंतु, की और ह्रस्व की, दीर्घ की वाले में अंतर, इन बातों पे ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाने के लिए सहायक हो सकती हैं मित्रों। इसके उपरांत जैसे आपने कहा था स्वरचना, स्वरचना के अंतर्गत फिर से दो बातें आपने देखी थी, एक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न, एक अपने मस्तिष्क की सृजनात्मक रचनात्मकता से संबंधित प्रश्न। यदि इनका अभ्यास करवाएंगे, बाकी के तो छोटे प्रश्न रहेंगे। और विशेषकर बालक पढ़ तो लेते हैं परंतु लिखने की पद्धति में कभी कभी कमजोरी पाई जाती है। इस कमजोरी को भी दूर करने के लिए उन्हें एक मॉडल आंसर शीट, नमूना उत्तर पुस्तिका तैयार करनी चाहिए। अध्यापकों को स्वयं लिखना चाहिए या किसी एक अच्छे छात्र से लिखवाना चाहिए और ऐसे मॉडल आंसर शीट जिससे फुल मार्क्स उनको मिल सके, उसे दिखाकर उसी तरह लिखवाने का प्रयास भी हमें अंक अधिक प्राप्त कराने में सहायक हो सकता है मित्रों। तो ये कविता जी ने आपको जो प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप है और उसका ब्लूप्रिंट है, ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं और कुछ बिंदुएं मैंने भी आपके सामने रखी हैं। आपका मस्तिष्क स्वयं एक अनुसंधान का केंद्र होता है। आप भी इस दिशा में सोचते ही रहते हैं, विचार करते ही रहते हैं। अपने विचारों के साथ बालकों को भरपूर अंक प्रदान करवाने में आप कटिबद्ध होकर प्रयास करते भी रहते हैं। ऐसे प्रयासों से ही राज्य का, देश का विकास होता है और बालक का विकास ही देश का विकास माना जाता है। तो कविता जी से मैं ये पूछना चाहूंगा, आप अगर एक अध्यापिका के रूप में, एक छात्र के रूप में नहीं, एक अध्यापिका के रूप में है, तो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेषकर हिंदी में ये जो आप पार्ट ए पार्ट बी के 80 अंक रख रही हैं, इसे प्राप्त करने के लिए आप 2 वाक्यों में कुछ संदेश देना चाहती हैं, तो एक संदेश उनके सामने रखने का प्रयास करें। सर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल आपने तो सही यदि कहा। हम प्रारंभ से कोशिश जारी है, वैसे तो जारी है, नहीं भी है तो अभी भी समय कुछ नहीं है, 1 महीने का समय है, इसमें भी यदि जी तोड़ मेहनत करेंगे तो हम
जरूर 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 सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने द्वितीय भाषा के छात्रों में काफी प्रेरणा भर दी है। ऐसा लगता है कि अब वो भरपूर तैयारी में लगेंगे और हिंदी में 100% अंक प्राप्त करके दिखाएंगे और अपना समग्र विकास भी कर पाएंगे। धन्यवाद कविता जी। धन्यवाद जी। हाँ, इसके बाद विशेषकर बात आती है कि हिंदी द्वितीय भाषा जो थी, इसको हमने जो देखा अभी, प्रथम भाषा के रूप में भी हिंदी है। विशेषकर हैदराबाद में अधिक छात्र, अधिक अध्यापक इसके विषय में जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। तो जो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी लेते हैं, जो विशेषकर अंग्रेजी माध्यम है या हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, तो ये लोग भी जानना चाहते हैं कि इस बार 2 पेपर थे फर्स्ट लैंग्वेज के, 1 पेपर कर दिया गया है। तो वो 1 पेपर किस तरह से कर दिया गया है, तो ऐसे फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ सूचनाएं दी जाएंगी। इसके उपरांत फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज सभी 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जागरूक सूचनाएं भी रितु जी के द्वारा दी जाएंगी। ओके, तो अब मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमती किरण जी से कि प्रथम भाषा के छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए आप क्या साम्य प्रस्तुत करेंगी और उनके संदेहों की निवृत्ति किस तरह करेंगी। आप उनके लिए कुछ प्रस्तुत करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, मुझे ये अवसर देने के लिए। सबसे पहले तो मैं राज्य के सभी अध्यापकों और मेरे प्यारे बच्चों जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी को अपना प्यार भरा अभिनंदन देना चाहती हूँ कि वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और सारे प्रथम भाषी अध्यापक और छात्र जो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, आज उन्हें बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आज पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा प्रथम भाषा का हिंदी प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, नमूना प्रश्न पत्र। और ये इसीलिए संभव हो सका क्योंकि परिवर्तन मेजर है। प्रथम भाषा हिंदी का जो परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले 2 पेपर हुआ करते थे और अब इसे 1 पेपर में सीमित कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी बात भी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम प्रथम भाषा हिंदी नमूना प्रश्न पत्र की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक जो बताना चाहती हूँ कि भाई द्वितीय भाषा का जो हमारा पेपर था वो तो हमारा शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। एक कुछ छोटे से परिवर्तन हुए हैं। जो एक परिवर्तन है कि अपठित पद्यांश जो है जिसके बारे में हम चर्चा करते थे वह चला गया है। और दूसरा जो परिवर्तन है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के जो 3 प्रश्न हुआ करते थे, 2 करने होते थे, अब उसमें से केवल 1 ही प्रश्न करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे द्वितीय भाषा के छात्रों के लिए और अध्यापकों के लिए भी। तो अब मैं चलती हूँ प्रथम भाषा की ओर कि प्रथम भाषा का नमूना प्रश्न पत्र कैसे है। लेकिन जब मैं बात करना चाहूँगी तो बच्चों से भी रूबरू होना चाहूँगी कि कविता मैम के जो बच्चे हैं वो तो लहरों से भी नहीं डरते हैं और साथ ही कामयाबी की भी बात कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं की कक्षा में उन्हीं के बच्चों के साथ बैठी हूँ और पूछ रही थी कि भाई आप कैसे सफल होना चाहते हैं। तो एक बच्चे ने, कविता मैम के छात्र ने बड़े ही संजीदगी से उत्तर दिया कि भाई मैं ज़िंदगी में सफल होना चाहता हूँ मैम, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ये बात कैसे आई तुम्हारे दिमाग में। तो उस बच्चे ने बड़े ही आराम से उत्तर दिया कि एक बार मैं ऐसे ही अपने दोस्त के साथ जा रहा था और वो भी ऐसे ही बात कर रहा था मेरे साथ। तो मैंने पूछा कि भाई तुझे राह किसने दिखाई। तो उसने कहा कि भाई आप बड़े लोगों से पूछिए, वो आपको अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि मुझे भी मेरे अध्यापक सलाह देते हैं, माता पिता सलाह देते हैं, बड़ों की बात माननी चाहिए। तो बच्चा ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, उसे एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी, आश्रम था बड़ा सा। वो वहाँ गया और पूछा कि भाई मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा जी बड़े मुस्कुराए और कहा कि देखो मेरे वहाँ पर आश्रम में जो आंगन है वहाँ एक बकरी भाग रही है, आप जाकर उसे पकड़ लाओ और पेड़ से बांध दो। उसने कहा अरे इतनी सी बात है। वो गया, बकरी के पीछे दौड़ने लगा और बकरी को पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ भी लिया, लेकिन बकरी छूटकर भाग गई। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। तब फिर उसने एक क्षण सोचा और सोचकर फिर से भागने लगा, बकरी को पकड़ा। इस बार उसने क्या किया होगा बता सकते हैं आप? उसने बकरी की दोनों टांगों को पकड़ लिया। पकड़ते बकरी भाग नहीं सकी, वो ले जाकर पेड़ से बकरी को बांध दिया। तो इसमें क्या लगा आपको? मुझे लगा
कि पहली बात कंसंट्रेशन, जो कविता जी ने बताई कि ध्यान देना है, लक्ष्य का निर्धारण, दूसरी बात कि लक्ष्य निर्धारित करना है, और तीसरी बात प्रयास, यानी आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, कंसंट्रेशन करना है, उस साथ में प्रयास भी करना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ये लक्ष्य है आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करना, यही आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं, छोटी सी बात हो गई हमारी, अब हम चलते हैं नमूना प्रश्न पत्र की ओर। तो हमारा ये जो परीक्षा आयोजित होती है, एक्चुअली परीक्षा के जो कुल अंक होते हैं वो 100 अंक होते हैं, उसमें से 80 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और 20 अंक जो होते हैं वो रचनात्मक आकलन के होते हैं, जिसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो विद्यालय में आयोजित किया जाता है। 80 अंकों का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें के 2 भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब पेपर 1 और पेपर 2 दो हुआ करते थे, जब उस समय हमें 5 से अधिक घंटों का समय वहां पर मिलता था, लेकिन अब हमें यहाँ पर 3 घंटों में पूरा प्रश्न पत्र करना है। तो आपको समय का आयोजन का भी ध्यान वहां पर रखना है, क्योंकि अगली बात वही है कि पार्ट ए के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय है और पार्ट बी के लिए 30 मिनट का समय वहां पर दिया जा रहा है। पार्ट ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, स्वरचना और सृजनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न होंगे। पार्ट बी में शब्द भंडार और व्याकरण से संबंधित होंगे और ये प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, साथ में 2 वाक्य प्रयोग प्रश्न भी होंगे। तो अब हम अलग अलग चलते हैं कि भाई हर सेक्शन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप जानते भी हैं, फिर भी हम एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। पार्ट ए में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और पठित पद्यांश। ये एकदम आपके लिए कैसा सेक्शन है मैं बता दूं आपको कि पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने का सेक्शन आपके लिए ये है, क्योंकि पठित गद्यांश जो है वो आपके उपवाचक पाठों में से पूछा जाता है। प्रथम भाषा में उपवाचक पाठ है मंगल मानव और मशीन, बड़े भाई साहब, गुड़ियों का त्योहार, साए, गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। तो इन 5 पाठों में से आपको अच्छी से तैयारी करनी है। तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि पाठ अच्छे से पढ़ना है, आपको स्वयं प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आप स्वयं प्रश्न बनाएं। बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि बच्चे स्वयं पढ़ें, पाठ पढ़ें और स्वयं प्रश्न बनाएं और उन प्रश्नों के उत्तर लिखें और स्वयं ही उनकी जांच भी करें, ताकि पता चले कि क्या गलतियां हो रही है। तो ये जो पठित गद्यांश है ये 5 अंकों के लिए है। इसमें केवल प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे नहीं है, इसमें तरह तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में हो सकते हैं, रिक्त स्थान के रूप में हो सकते हैं, हाँ या नहीं के रूप में हो सकते हैं, मुख्य बिंदु चुनने के लिए कहा जा सकता है या प्रश्न निर्माण के लिए भी कहा जा सकता है। तो इस एक देखिए 5 अंकों का है, लेकिन अलग अलग तरह के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सब की तैयारी करनी होगी। दूसरा जो प्रश्न है वो अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश, ध्यान दीजिएगा, अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश है। हो सकता है कि इस बार गद्यांश दे दिया जाए तो अगली बार पद्यांश दे दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल गद्यांश दिया जाएगा, कभी पद्यांश भी आ सकता है और कभी गद्यांश भी दिया जा सकता है। ये एक अच्छा ऑफर है आपके लिए। यहाँ पर एक प्रश्न के 2 अंक हैं, यानी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, प्रश्नों की प्रकृति को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जैसे मतीन सर जी ने बताया है कि आप जो क्वेश्चन टैग्स है उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख सकेंगे और आपको हर प्रश्न के लिए 2 अंक वहां पर मिल जाएंगे। तीसरा है पठित पद्यांश। ये आपकी पाठ्यपुस्तक की कविताओं में से दिया जाता है। कौन सी भी कविता हो सकती है, प्राचीन और नवीन, सुंदर भारत, कवित, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अन्वेषण, कन्यादान, बाट की पहचान, चाहे कोई भी कविता क्यों न हो, किसी में से भी यह पद्यांश पूछा जा सकता है। पद्यांश लिखने के समय यहाँ पर जो प्रश्न है यानी कि भाव स्पष्ट करने के लिए पूछा जाएगा, लेकिन आपको भाव स्पष्ट करने के समय इसमें
एक ज़रूरी सी बात होती है कि पद्यांश कहाँ से लिया गया है, इस बात का भी आपको उल्लेख करना है कविता का, और कवि का नाम भी वहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात जो दूसरा सेक्शन है वो 40 अंकों के लिए है, और इस सेक्शन का नाम ही है कि अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। तो हम इस पे बात करते हैं स्वरचना के प्रश्नों की और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रश्नों की। यहाँ पर कुल चार निबंधात्मक प्रश्न होंगे, पहले लघु प्रश्न होंगे जो 4 होंगे लघु प्रश्न स्वरचना के अंतर्गत, और ये प्रश्न जो होंगे 12 अंकों के लिए होंगे। 4 में से जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो पद्य भाग से और 2 गद्य भाग से। इनमें से एक प्रश्न जो होगा वह कवि या लेखक परिचय से संबंधित होगा। अगर कवि परिचय पूछा जाता है तो फिर पद्य भाग से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, और यदि लेखक परिचय पूछा जाएगा तो फिर गद्य भाग से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर 4 प्रश्न होंगे। इसके पश्चात निबंधात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्न भी प्रथम भाषा हिंदी में 4 प्रश्न हैं, क्योंकि इसमें उपवाचक से भी पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न पद्य से, 2 प्रश्न गद्य से, 2 उपवाचक से और 2 प्रश्न सृजनात्मक अभिव्यक्ति के होंगे। इन चारों में आंतरिक विकल्प यानी इंटरनल चॉइस होगा। हर 2 प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। हर प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी में। देखिए मेजर चेंज। पहले आप यानी हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते थे बच्चों? फर्स्ट पेपर में 16 और सेकेंड पेपर में 20, यानी कुल मिलाकर 36 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। लेकिन अब समय को ध्यान में रखकर केवल 20 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2 वाक्य प्रयोग होंगे। शब्द भंडार और व्याकरण को मिलाकर आपको 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहां पर दिए जाएंगे। तो इस तरह ये कुल 80 अंकों का पेपर आपका होगा। एक ही पेपर है, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से आप पेपर कर सकते हैं। क्योंकि हम समय भी देख लेंगे, क्योंकि आपके मन में शंका उत्पन्न हो रही होगी ना कि भाई 5 घंटे से ज्यादा का पेपर हमारा था, उसको 3 घंटे के लिए कर दिया गया है, तो हमको कैसे लिखना है। कोई डरने की बात नहीं है, आराम से देखिए। समय मैनेजमेंट भी इसमें है, हमारे ब्लूप्रिंट में आपको बता देंगे हम। देखिए बच्चों, ऐसे राइटिंग जो क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न जो है 4 हैं, इंटरनल चॉइस के साथ है। एक प्रश्न के 7 अंक हैं और कुल मिलाकर 28 अंक है। 20 मिनट का समय वहां पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 मिनट का समय है। कुल 80 मिनट में आप 4 प्रश्नों के उत्तर वहां पर लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगा आपका। आप 15 मिनट में ही एक प्रश्न का उत्तर लिख लोगे। 5 मिनट आप फिर से उसकी जांच करने के लिए रख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वहां पर 5 प्रश्न हैं। वैसे आप पूछेंगे कि 5 प्रश्न कैसे होंगे, लघु प्रश्न तो मैडम आपने 4 ही बताए हैं। ये जो 5वां जो प्रश्न है वो पद्यांश का प्रश्न है, भाव स्पष्ट करने का प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया गया है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी। ये जो पूरे मिलाकर 17 अंकों के लिए है, यानी पद्यांश 5 नंबर का है, इसीलिए 12 + 5 17 अंकों के हो गए। पद्यांश के लिए 15 मिनट का समय है और छोटे प्रश्न जो है उसके लिए 30 मिनट का, कुल मिलाकर 45 मिनट का समय दिया जाएगा। वेरी शॉर्ट जो है ये गद्यांश, अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश के प्रश्नों के लिए है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 15 अंकों के लिए है ये, 10 और 5 टोटल मार्क्स भी 15 है इसके, और इसके लिए दोनों मिलाकर 25 मिनट का समय है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये तो पता ही है आपको कि 30 मिनट का समय दिया जाता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। आप आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा समय लीजिए, अच्छे से पढ़िए और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है उसे कीजिए। तो एक अब छोटी सी दृष्टि हम नमूना प्रश्न पत्र पर भी डाल लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस, देखिए निर्देश। सबसे पहली बात है, मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो निर्देश पढ़ना नहीं चाहते हैं या सोचते हैं कि समय की बर्बादी होती है, लेकिन आपको निर्देश आराम से पढ़ना है। निर्देश पढ़िए, कुछ पता चलेगा कि उसमें क्या है, कैसे लिखना है आपको, ताकि आपको फिर इन्विजिलेटर से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं, इससे आपके समय की बर्बादी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो पठित गद्यांश का प्रश्न है, जो उपवाचक पाठ में से पूछा जाएगा। ये तो नमूना प्रश्न पत्र आपने अध्यापकों ने भी, मेरे साथी अध्यापकों और बच्चों ने भी वेबसाइट से भी देखा होगा, आपके अध्यापकों ने भी बताया होगा। मैं इसमें
एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो ये सेक्शन है अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया का, अक्सर जब मुझसे यानी मैं अपने बच्चों से, अपने विद्यालय के बच्चों से पूछती हूँ कि भाई आपने इस सेक्शन को अटेंड किया है, कैसे किया है, बहुत अच्छे तरह से किया है, कभी कभी आपसे चूक हो जाती है तो कैसे होती है। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो मुझे पता चला कि भाई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गद्यांश नहीं पढ़ते हैं। गद्यांश नहीं पढ़कर पहले प्रश्न पढ़ते हैं ताकि समय की बचत हो। वो समझते हैं कि समय की बचत होती है, प्रश्न पढ़ते हैं, उसमें जो शब्द हाईलाइट होता है वो शब्द जाकर गद्यांश में ढूंढते हैं और उसको आंसर टिक कर कर लिख देते हैं। ऐसा करने से गलती होने की संभावना होती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप ये इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करते समय आप 2 से 3 बार गद्यांश जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़े, ध्यान लगाकर पढ़े, ताकि जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो नीचे के प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी। प्रश्नों का स्वभाव अलग अलग तरह का होता है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बात जब अपठित गद्यांश की ओर जब जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि अपठित गद्यांश पढ़ने के लिए आपको कुछ समय ज़्यादा रखना चाहिए। पठित गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक में से होता है, इसीलिए आप उसको आराम से पढ़कर लिख सकते हैं, लेकिन अपठित गद्यांश जो होता है वह कहीं से भी दिया जा सकता है, पद्यांश भी या गद्यांश भी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा समय ज़्यादा रख लीजिए, जब भी आप मैनेजमेंट करते हैं टाइम का, उसके लिए ज़्यादा रख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो और उनके उत्तर भी आप आराम से लिख सकें। तीसरा जो इसके अंतर्गत प्रश्न है वह है पठित पद्यांश का। इसे लिखते समय आपको कविता की जो पंक्तियां दी जाएगी उसका भाव स्पष्ट करना है, अर्थ लिखना है। इसमें आप कविता और कवि का नाम भी अवश्य लिख दीजिएगा ताकि आपके अंक कटने की कोई संभावना ना हो। इसके पश्चात जो हमारा सेक्शन है वह है स्वरचना यानी लघु प्रश्नों का। ये तो आपको पता ही है कि 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी मैं कि 4 से 5 पंक्तियों में उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। तो अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि भाई कितनी पंक्तियों में उत्तर लिखें, तो भाई वहाँ पर निर्देश है 4 से 5 पंक्तियों में। आपका उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में नहीं आता है, थोड़ा बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं है, 7-8 पंक्तियों तक आने दीजिए, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा। और मिनिमम जो है वो 4 पंक्तियाँ आप अवश्य लिखिएगा, क्योंकि वहाँ की जो सीमा निर्धारित की गई है 4 से 5 हैं, तो आप उसमें अपने विषय की समझ के अनुसार उत्तर लिख लीजिएगा। और जो कवि परिचय या लेखक परिचय का प्रश्न है, आप बिंदुओं में बिल्कुल भी मत लिखिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन में क्लियर कट दिया जाता है कि भाई बिंदुओं में लिखने पर अंक न दिए जाए, पूरे वाक्य में लिखने पर ही अंक दिए जाएं। तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए कि कवि परिचय या लेखक परिचय जो है वो पूर्ण वाक्य में ही लिखा जाए। तो इस तरह इनकी तैयारी जो आप करेंगे, आपको पूरा पाठ पढ़ना है, जो मुख्य बिंदु है पाठ के उनको अंडरलाइन करना है और उसमें से आपको प्रश्न बनाकर स्वयं उत्तर लिखना है। उसके पश्चात जो है वो आपका निबंधात्मक प्रश्नों का सेक्शन है या निबंधात्मक प्रश्न है। इनके लिए भी जो 2 प्रश्न हैं वो पद्य भाग से हैं, अगले जो 2 प्रश्न हैं वो गद्य भाग से, उपवाचक से और सृजनात्मक अभिव्यक्ति यानी विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। विधाएं वही है जो अब तक हम करवाते आ रहे हैं, सारी विधाएं जो 15-16 विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट बी जो है वो मैंने अभी बता दिया है आपको इसके बारे में कि शब्द भंडार और व्याकरण से संबंधित है। इसमें एक स्पेशल बात यही है, हमेशा से है, 2 वाक्य प्रयोग के प्रश्न जैसे के तैसे हैं, वाक्य प्रयोग भी आपको वहां पर करना है। जैसे कविता जी ने बताया था आपको कि भाई अच्छे से पढ़कर, अक्सर होता है कि बच्चे पाठ भी देने के बाद भी पार्ट बी के प्रश्नों के उत्तर जल्दी से पढ़ते नहीं है, आखिरी के 10 मिनट में करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। 30 मिनट का जो समय है, एक प्रश्न पढ़िए, 4 विकल्प पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने उत्तर का सही उत्तर का निर्धारण कीजिए और उसका सही अक्षर कोष्ठक में लिखिए। ओवर राइटिंग मत कीजिए, एराज मत कीजिए। अगर आप बार बार मेट कर लिखेंगे तो उसे भी अंक नहीं दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। एक बार फिर से उत्तर पुस्तिका आराम से पढ़ लीजिए, आपको 100% अंक मिलेंगे और मेरा ये विचार है कि आप 10 में से 10 पॉइंट लेकर आएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, प्रश्न पूछो। हेलो। हाँ हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए सर।
हाँ सर, हमें अभी पार्ट ए में बोला ना, अभी वो पद्यांश गद्यांश कितना पुष्ट लेना चाहिए लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका में? आप फर्स्ट लैंग्वेज के लिए है या सेकंड लैंग्वेज हिंदी के लिए? सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज। कविता जी, आप उत्तर दीजिए इसका। और 4 अंक के प्रश्न, 8 अंक के प्रश्न के लिए कितना पुष्ट लेना चाहिए? कितने सर आप प्रश्न कितना पेज में लिखना चाहिए पूछ रहे हैं सर? हाँ सही मैडम। हाँ सर, पेज का कुछ मायने नहीं रहता है सर। यहाँ पर प्रश्न के आधार पर प्रश्न का उत्तर जितने पेज में आए, कितनी पंक्तियों में आए, उतना लिखना है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो 4 अंक के लिए हैं या 8 अंक के लिए हैं। अगर हम 4 अंक के लिए जो प्रश्न है उसका उत्तर 1.5 पेज में लिखेंगे तो टू दी पॉइंट उत्तर लिखना पड़ेगा हमको। 4 अंक के लिए जो प्रश्न दिया गया है, जैसे हामिद का चरित्र चित्रण कीजिए, कभी अगर 4 अंक में आ गया तो पूरा थोड़ी ना लिखेंगे सर। उसमें थोड़ा हामिद की स्वभाव की जो विशेषताएं हैं वो मुख्य बिंदु वहां पर आएंगे। वहां पर यानी 4 अंक के लिए जो दिया जाएगा वो 5-6 पंक्तियों में लिखना है या मैक्सिमम 7 पंक्तियों में, और 8 अंक के लिए जो दिया जाएगा वो हम प्रश्न के स्वभाव के आधार पर उसका उत्तर लिखेंगे। पेज का उसमें कोई भी मायने नहीं रहता है सर। धन्यवाद जी। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते जी। सर मेरा नाम विजय कृष्णा है, सिद्दीपेट जिला से, जेडपीएस दौलताबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी, संदेह क्या है आपका? हाँ सर, ये तो ग्रामीण छात्रों के लिए तो आप ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है सर। धन्यवाद। सर मेरा एक राय सर, ये अपठित गद्यांश के लिए तो 20 अंक दिया गया है सर जी। ये पठित गद्यांश के लिए रखे तो जरा बहुत अंक की ओर से बहुत ही उपयोगी होगा। ये तो मेरी राय सर। जी, कविता जी, आपका प्रश्न। सर, अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक है। अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक है और पठित के लिए 5 अंक है। क्यों? आप भी एज ए टीचर आप भी सोच सकते हैं कि पठित गद्यांश बच्चे बार बार पढ़ेंगे, 4 उपवाचक पाठ में से ही दिए जा रहे हैं वो, तो बच्चे जो पढ़ चुके हैं उसी में से वो पठित गद्यांश आएगा। और अपठित गद्यांश, वह बच्चा भाषा कितनी सीख चुका है, भाषा कितनी सीखी है, उस आधार पर वह गद्यांश पढ़ेगा, अर्थ ग्रहण करेगा और फिर उसमें दिए गए प्रश्न को समझेगा और उसके आधार पर वह प्रश्न का उत्तर लिखेगा। इस आधार पर अपठित गद्यांश के लिए अधिक अंक रखे गए हैं। जी, आपने सही कहा। तो आपके पार्ट ए में जो 60 अंक हैं, 60 अंक में 20 मार्क्स जो है रीडिंग स्किल्स के लिए रखे गए हैं। इस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। अभी रितु जी कुछ विशेष सूचनाएं देंगी। जैसे खिलाड़ी कितना भी प्रतिभावान हो, परंतु नियम और जागरूकता के सिद्धांत नहीं जान लेता है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता, विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ सुझावों के माध्यम से उस मेहनत को और भी साकार कर सकते हैं। इसके लिए मैं रितु जी से कहूंगा कि वे अपने महत्वपूर्ण सुझाव छात्रों के सम्मुख रखें, जो परीक्षार्थी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद। तो बच्चों, हम आपके मन में, और कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, माता पिता और टीचर्स जो होते हैं, तो उनकी जब ये परीक्षाएं होती है तो उनकी अपेक्षा जो होती है, अपेक्षा वो हमसे चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे अंक लाएं, हम जो है समाज में हमारा ज़्यादा नाम हो। पेरेंट्स की अपनी अलग चिंता होती है, टीचर्स बोलते हैं कि जितने अच्छे बच्चे मेरे सब्जेक्ट में लाएंगे, और ये कोई नहीं सोचता कि बच्चा क्या सोच रहा है। या आपको भी ऐसा कई बार लगता है कि हम बहुत बार अच्छा लिखते हैं फिर भी हमारे अंक इतने अच्छे हमको क्यों नहीं मिलते, तो कहाँ हमारे से गलती होती है? कभी आपने इस बात पर विचार किया है, कभी सोचा है? तो मैं आपको एक छोटा सा मेरी कक्षा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगी कि एक बार ऐसे ही, मतलब जो हर महीने जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन में मैंने किसी को बिट्स दिए थे। तो मैंने जैसे ही वो मैं पन्ना जांच रही हूँ तो देखा मैंने कि ABCD ऐसे लिख के ला लिए। तो मैंने पूछा, ये आपको उत्तर आता था? उस बच्चे को मैंने बुलाया, 9th क्लास का छात्र था। तो आपको पढ़ना भी आता है फिर भी आपने ये गलती क्यों की? तो बहुत ही
हास्यास्पद जो है मुझे उसका जवाब मिला। तो उसने कहा टीचर यहाँ पर ए आया ना, तो फिर ये सेकंड आंसर भी ए होगा या नहीं होगा? इस तरह से उसने जवाब दिया, मैंने बी लिखा है, सी लिखा है। देखिए कई बार गलतियां कई ढंग से हम कर लेते हैं, और परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बात यह होती है कि हमें जो है एक योजना का निर्माण करना होता है। हमें ये सोचना होता है कि हम जब परीक्षा लिख रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, परीक्षा लिखते समय और परीक्षा लिखने से पहले भी हमको कैसी तैयारी करनी चाहिए, हम क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हम क्या नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट रूप में ये कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी तनाव मत लें, बिल्कुल तनाव मत लें। और अगर आप जब तनाव लेंगे तो ऐसा होगा कि आप गलतियां करेंगे ही करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि समय के कारण भी जो है आपसे चूक हो जाती है, यानी आप प्रश्न छोड़ देते हैं, आपके पास समय की मतलब उन प्रश्नों को लिखने के लिए, उत्तरों को लिखने के लिए आपके पास समय नहीं बचता। और कभी कभी अंतर्ज्ञान, जिसे हम कहेंगे इंट्यूशन, तो इंट्यूशन के आधार पर अभी जो मैंने उदाहरण आपको प्रस्तुत किया वो वही है। इंट्यूशन के आधार पर हम जो है पहला ए हमने लिखा है तो सेकंड वाले का बी होगा, थर्ड वाले का सी होगा। तो इस तरह से अंतर्ज्ञान पर जो है आपको बिल्कुल भी उत्तर नहीं देना है। आपको प्रत्येक प्रश्नों को आप देखेंगे और आप उस प्रश्न को देखकर तर्क लगाएंगे, आपकी बुद्धि लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए मैं खासकर ये बात कह रही हूँ उत्तर देंगे। ठीक है, और अब चलते हैं और बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आएगी समय प्रबंधन की। तो हमें इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमारे पास कितना समय है परीक्षा लिखने के लिए, हम कैसी योजना बना सकते हैं, कितना समय किस विषय के लिए दे सकते हैं। हमारे पास अगर परीक्षा लिखना है तो कौन सा विषय हमारे लिए काफी कठिन है, कौन सा आसान है, इस बात को ध्यान पे रखते हुए आप क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे, समय सारणी बनाएंगे। और दूसरी बात, ये मुख्य बिंदु ये है कि बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। तो ध्यान केंद्रीकरण भी जो है बहुत जरूरी है एक छात्र के लिए। कभी कभी हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। फिर ऐसा लगता है नहीं ये नहीं आएगा, शायद ये आ जाए, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है, आप ना ये पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपके अंक छूटने की 100% संभावना बन जाती है। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे कि आपको कौन सा विषय पहले पढ़ना है, उसके लिए कितना समय देना है, ये आप निर्धारित कर लेंगे। और ये पढ़ने के लिए भी जो है एक अच्छे से स्थान की जरूरत होती है। आप आपका अध्ययन स्थान जो है व्यवस्थित करते हैं कि कहाँ बैठ के पढ़ना है, यानी कि हॉल में बैठ के पढ़ रहे हो, वहाँ पर टीवी चल रही है और आपका ध्यान बढ़ जा रहा है, तो वैसा ना करें। और अभी आपको दोनों मैडम्स ने बताया है कि प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा, कितने प्रश्न दिए जाएंगे। वो नमूना प्रश्न पत्र भी अगर आप फिर से एक बार देख लेते हैं तो होगा क्या, अगर आप प्रश्न पत्र देखते हैं तो उन प्रश्नों को देखकर आपको ये संज्ञान हो जाता है कि ये प्रश्न जो है इन पाठों से पूछे जा सकते हैं। ये 4 पाठ हैं या 6 पाठ हैं, उसमें से चलो मैं 6 पाठों में से या 8 पाठों में से मैं 4 पाठ भरसक प्रयास करके भरपूर तैयारी कर लूंगा। तो इन 4 पाठों में से जो भी प्रश्न आएगा आप लिख सकेंगे, क्योंकि विकल्प भी दिया गया है प्रश्नों में। और उसके पश्चात अगर आपको अभी भी किसी भी विषय पर कुछ कठिनाई हो रही है तो आप शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है, अगर आपको उत्तर लिखना है और आप चाहते हैं कि आपके उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिखे जाएं और आपको बहुत हर एक वाक्य ना याद करना पड़े, तो आप उत्तर लिखने की एक मनोरेखा चित्रण आप उसका बना लीजिए कि इस उत्तर को अगर मेरे को लिखना है तो मैं कौन कौन से बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ूंगा। एक बिंदु आप तैयार करेंगे तो उस बिंदु का विस्तार आप कर सकते हैं, मगर आप पूरे पॉइंट्स एक बार याद
करना भी जो है एक छात्र के लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे पाठों के पीछे अभ्यास से ज्यों के त्यों नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। तो ये जरूरी बनता है कि आप जो है प्रति पाठ का एक तो उद्देश्य क्या है, उसकी कथा वस्तु क्या है, लेखक हमसे क्या कहना चाह रहा है इस पाठ के दौरान, ये सारे बिंदु जो है आप निश्चित कर लेंगे और उसी आधार पर जो है आपका उत्तर लिखना होगा। साथ साथ पौष्टिक भोजन का ध्यान रखना जरूरी है, खान पीन का ध्यान रखिए और पर्याप्त निद्रा भी लीजिए। ये ना हो कि आप नाइट आउट्स कर रहे हैं, रात में बैठ के जग के पढ़ रहे हैं और सुबह जो परीक्षा केंद्र में जाकर आप ऊँग रहे हैं, आपको एग्जाम लिखना नहीं हो रहा है। तो ऐसी गलती ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब आप परीक्षा केंद्र जाते हैं तो परीक्षा के लिए लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आपको हॉल टिकट चाहिए तो हॉल टिकट व्यवस्थित है या नहीं है, उसका जेरोक्स हमने निकाल लिया है नहीं निकाला है, और परीक्षा लिखने के लिए क्या क्या आपको, आपके पास एक्स्ट्रा पेन्स हैं, स्केल हैं, आप वहाँ पर किसी से पूछेंगे नहीं और वो इजाज़त भी नहीं होती है हॉल में। तो ये सारी चीज़ों का आप बंदोबस्त करेंगे, बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे और विशेषकर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आप परीक्षा केंद्र समय से थोड़ा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि आप हड़बड़ में, हो सकता है आपको रास्ते में ट्रैफिक मिले, हो सकता है कुछ भूल जाएं, कुछ छूट जाएं, तो जो तनाव, तब अगर देरी हो रही है, अभी एग्जाम शुरू हो जाएगा, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो इस तरह का जब सब होगा तो इससे बेटर है कि हम जो है परीक्षा केंद्र में पहले पहुंचे। तो मेरे तरफ से ये छोटे से और थोड़े से सुझाव मैंने आपको दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से अपनी परीक्षाएं लिखेंगे और 100% जो है सफलता हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। हाँ, धन्यवाद सर। हाँ मित्रों, आपने अभी विशेष जानकारी प्राप्त की है, सुझाव भी देखे हैं, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के प्रश्न पत्रों के नमूने भी देखे हैं। अंत में अगर एक समन्वयक के नाते कुछ संदेश मैं आपको देना चाहूँ एक परीक्षार्थी के रूप में, तो आपका जो प्रश्न पत्र रहा द्वितीय भाषा का, विशेषकर 80 अंक के लिए 20 अंक पार्ट बी के लिए थे, 60 अंक पार्ट ए के लिए थे। तो पार्ट ए के लिए जो 60 अंक थे, पठन कौशल और स्वरचना, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इसमें पठन कौशल के लिए 20 अंक रखे गए हैं। अगर आप ये जो प्रश्नवाचक शब्दों पर काफी अभ्यास भी करेंगे और पढ़कर अर्थ ग्रहण करेंगे तो वह 20 अंक के 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तदुपरांत स्वरचना, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रश्नों का स्वभाव देखिए और उत्तर लिखने का ढंग जान लीजिए, उसके 40 अंक मिलेंगे और इससे कुल 60 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे पार्ट ए से। पार्ट बी में क्या है, शब्द भंडार और व्याकरण, इन पर काफी अभ्यास करेंगे आप तो ये 20 अंक भी आपको प्राप्त हो जाएंगे और रचनात्मक आकलन के तो आप प्राप्त कर चुके ही हैं लगभग। इस तरह मित्रों लगभग 100 अंक पाने की संभावनाएं बनती हैं। अब अंत में आपको एक बात मैं कहूंगा कि बालकों को प्रश्न पत्र का नमूना अच्छी तरह से समझाएं, एक, और प्रश्न पत्र स्वयं बालकों से भी एक बनवाएं, और तीसरी बात, उस प्रश्न पत्र के उत्तर बालकों से, छात्रों से लिखवाएं। तीसरा, जब उनमें क्या कमी है उसे सुधारने के प्रयास किए जाए। इस तरह धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। अर्थात पहले प्रश्न पत्र छात्र स्वयं बनाए और उसकी उत्तर भी छात्र स्वयं लिखें, उसमें जो कमियां देखी गई उसका निवारण आप करें, सूचनाएं दें और एक आदर्श उत्तर पुस्तिका उनके सामने प्रस्तुत करें। आप इन 5 स्टेप्स पे अगर फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे वो उसका विकास हो जाएगा और परीक्षा संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से सफलपूर्वक वो लिखकर हंसी खुशी से मुस्कुराते हुए आपको वो लड़का बाहर आएगा एग्जाम लिख के। और तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से इंटिंटा चदुला पंडुगा एक ऐप डिजाइन किया गया है। ये परीक्षार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अध्यापकों के लिए भी मार्गदर्शन है। ये इंटिंटा चदुला पंडुगा ऐप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिए आप, और इसके माध्यम से आपको ऐसी सूचनाएं निरंतर मिलती रहेंगी। हम सबका लक्ष्य एक ही है कि 10वीं कक्षा के परीक्षार्थी जो उनका जो पहला बोर्ड एग्जाम है उसमें 100% अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अपना भाषागत सर्वांगीण विकास कर सकें।
सारी सूचनाएं आपके सामने रखी गई हैं और ये जो हमें समय दिया गया है विशेष रूप से अपने अधिकारियों के द्वारा, TSAT के द्वारा, SCERT के द्वारा और हमारे सचिव शिक्षा विभाग के आदरणीय श्रीमती वाकटी करुणा जी के सहायता से, सहयोग से, और हमारे जो निदेशक डायरेक्टर जो हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से श्रीमती श्री देवसेना जी के माध्यम से, सहयोग से, और विशेष रूप से SCERT के डायरेक्टर श्रीमती राधा रेड्डी जी के सहयोग से हम सबको इस मंच पर आने का और विचार विनिमय करने का, चर्चा करने का, विषय प्रस्तुति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सभी को, शिक्षा विभाग को, SCERT को और TSAT को हृदयपूर्वक हम धन्यवाद देते हैं और हिंदी का सारा समूह भी उन सबको धन्यवाद देता है और आप सबको शुभकामनाएं भी देता है कि परीक्षा को एक त्योहार के रूप में मनाएं और सफल हो जाएं, 100% अंक प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ बच्चों के लिए। खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, थैंक यू।